देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। एलपीजी का इन्होंने जो 60 रुपए बढ़ाया, उसकी कोई जरूरत नहीं थी इस समय, क्योंकि अभी भी जो प्रोपेन है, जो एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसके दाम आज भी बढ़ने के बावजूद भी पिछले एक साल पहले जो दाम थे उससे कम है। ये जो क्राइसिस बन रही है, ये क्राइसिस मैन मेड है, ये क्रिएट की जा रही है। आज हमारे देश के कई हिस्सों से बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आई है, बेहद ही दुखद। एलपीजी गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, खड़े रहे, अपने बारी का इंतजार करते रहे। किसी को बमुश्किल गैस मिली तो कोई लाइन में ही खड़े खड़े बेहोश हो गया। कस्टमर तो हमें वही रेट दे रहा है जो है रेट हमारे मेनू कार्ड पे। हमारी समस्या कौन समझेगा? खाली कर दी मैंने, पूरी दुकान खाली कर दी। देखो कैमरा दिखाओ इधर। अभी जो हम पे स्टॉक रखा था कमर्शियल का, वो अब खत्म होने वाला है। अब हम भी सोच रहे हैं कहाँ से लाए, कैसे लाए। तो जहाँ तक हमें भी आसपास की दुकान से देखने आ रही है कि उनकी दुकानें बंद हो गई, उन्होंने बंद कर लिया क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं था। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, और ये हमारी शिकायत 11 साल से रही है। ये सरकार एक इमेज बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस तरह की सरकार और जिस तरह का इकोसिस्टम संघ परिवार ने पूरे देश में पिछले 12 साल में बनाया है, वो इकोसिस्टम हमको अंदर से भी खोखला कर रहा है। कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका जवाब कौन देगा? डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का प्राइस 60 रुपया बढ़ा और कमर्शियल प्राइस 119 रुपया बढ़ा। आज कुकिंग ऑयल 170 रुपया पर लीटर जाके पहुंचा है। और दाल चावल कुछ भी आप सोचिए, वेजिटेबल्स, जो खाने का कोई भी सामग्री हो, या फिर सोना हो या फिर तेल हो, किसी चीज का दर नियंत्रण करने में सरकार संपूर्ण रूप से विफल हुआ है। आज बात मोदी सरकार की विदेश नीति की। जी हां, मोदी सरकार की विदेश नीति की मार भारत में शुरू हो चुकी है। तेल गैस संकट होने लगा है। जानिए कहां चूकी सरकार और क्या हो सकते हैं इसके खतरनाक परिणाम। नमस्कार, मेरा नाम हैदराबाद नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध अब केवल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गया। इसके असर अब भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगे हैं। देखिए मान्यवर, भगौड़ा इस समय कौन है पूरा देश जान रहा है। भगौड़ों के बारे में मत कहिए। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है, पहले उसको निकाल के लाइए। पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? मंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। का प्रयोग नहीं करेंगे। आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ये आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। पूरा देश गैस की लाइनों में खड़ा है। यहाँ पर प्रधानमंत्री गुफा में छिपे हुए हैं। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री को निकाल के लाइए। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। देश के कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी से जूझ रहे हैं। उद्योगों को एलपीजी और सीएनजी की आपूर्ति में दिक्कत आने लगी है। उधर एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत में तेल, गैस और उर्वरक का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। कि एक तो गल्फ के साथ भारत का जो ट्रेड था वो 16% के करीब था। उसमें कच्चा तेल भी आता था और हमारे यहाँ से वहाँ पे मीट भी जाता है, हमारे यहाँ से वेजिटेबल्स भी जाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी जाते हैं, है ना। तो हमारा जो ट्रेड पे असर पड़ेगा तो उसका सबसे बड़ा जो असर है वो एनर्जी पे है, क्योंकि एनर्जी में हम 88% वहाँ से बाहर से खरीदते हैं और उसका आधा करीब जो खाड़ी के देशों से आता है। उसी तरह जो एलपीजी है, जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, एलएनजी, वो भी वहां से बड़ी मात्रा में आती है। तो इसका असर ये होगा कि जब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो तो गड़बड़ाएगा ही, साथ में दाम बढ़ेंगे। यहाँ पे एलपीजी के दाम तो ऑलरेडी बढ़ा दिए हैं घरेलू और कमर्शियल। उसके लिए मेरा मानना है कि कुछ ही दिनों में
ये पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ा देंगे, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम काफी बढ़ते चले जा रहे हैं। और हालांकि सरकार कह रही है कि हमारे पास 25 दिन का भंडार है जो फिनिश प्रोडक्ट का, और 25 दिन का भंडार है हमारे क्रूड का, तो हम 50 दिन तक वेट कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइसिंग होती है इन चीज़ों की, वो होती है कि आज के जो दाम पे क्या है, मतलब आज हमारा क्रूड किस दाम पे आ रहा है उसके अनुसार वो चलता है। जो आपका स्टॉक है उसके हिसाब से नहीं चलता है। तो जैसे कि एलपीजी का इन्होंने जो 60 रुपये बढ़ाया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस समय, क्योंकि अभी भी जो प्रोपेन है जो एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा होता है, उसके दाम आज भी बढ़ने के बावजूद भी पिछले 1 साल पहले जो दाम थे उससे कम है। तो इसलिए अभी ये रुक सकते थे, पर इनको लगा कि अब ये दाम बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए जो कंपनियां हैं उनको लॉस होगा, तो कंपनियों को प्रॉफिट बनाने के लिए इन्होंने ये एलपीजी का दाम बढ़ाया। जो दाम बढ़ाया वो जो हमारे टैक्स में नहीं आएगा, क्योंकि जीएसटी में तब्दीली नहीं की गई है। ये दाम बढ़ाया तो ये जो हमारी कंपनियां हैं जो एलपीजी और ये सब सप्लाई करती हैं, उनको ये फायदा मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन तेज होगा, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको असर करेगा। दूसरी बात, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ाने से क्या होगा कि जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जाने लगेगा। ऑलरेडी एफडीआई नेगेटिव चल रहा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा था। वो देखेगा कि जब हमारा रुपया कमजोर पड़ रहा है तो डॉलर में रिटर्न उनका और कम हो जाएगा, तो और ज्यादा तेजी से पैसा ले जाएंगे बाहर। और अनिश्चितता के चलते हुए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि अभी जो क्या स्थिति है, किस तरफ सारी अर्थव्यवस्था चलेगी। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कम होगा और हमारा रुपया कमजोर होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होने से फिर ग्रोथ पे हमारे असर पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करता है कि कितना आपका ग्रोथ होगा। जब प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो उससे हमारे ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। ग्रोथ पे असर पड़ेगा तो रोजगार जो जनरेट होता है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो ये मैक्रो है वो गड़बड़ा जाएगा। यानी सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत की विदेश नीति ने देश को इस संकट के सामने कमजोर बना दिया है? आखिर कहां चूक हुई और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? सबसे पहले समझिए कि असली संकट कहां से पैदा हुआ। पश्चिम एशिया में सबसे अहम रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत भी अपने तेल और गैस का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आयात करता है। युद्ध के कारण इस समुद्री रास्ते पर तनाव बढ़ गया, जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हो रही है और बीमा तथा परिवहन लागत तेजी से बढ़ रही है। अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इस मार्ग को पूरी तरह बंद होने का खतरा भी है। वास्तविकता यह है, ये जो क्राइसिस बन रही है ये क्राइसिस मैन मेड है, ये क्रिएट की जा रही है। जैसे आपने कोविड में देखा था, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की क्राइसिस को क्रिएट किया गया था क्योंकि कुछ जमाखोरों को और ब्लैक मार्केटर्स को फायदा पहुंचाना था। देखिए, आपको पता है तेल और गैस की जो परचेज होती है ये करीब करीब 50% कैश पे होती है और 50% फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है। तो 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसकी सप्लाई सप्लायर को करनी पड़ेगी, वो उसको तेल गैस देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये आपके बाद मानी बात है कि कुछ भंडार तो है 20 दिन का, 25 दिन का, 45 दिन का, वो चलिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन 5 दिन के अंदर क्राइसिस क्रिएट हो गई। इसका मतलब यह है कि अब ब्लैक मार्केटिंग में लोगों को एलपीजी के सिलेंडर गरीब आदमियों को मिलेंगे। जो सिलेंडर का दाम अगर 900 रुपए है वो 2-2, 2,500 हजार में बिकेंगे। और ये जो एक गिरोह काम करता है, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने 5 स्टार होटल टाइप के बना रखे हैं, उसके खर्चे हमसे और आपसे निकालेगा। अच्छा, मेरे घर में तो एलपीजी सिलेंडर भी नहीं है, मेरे घर में तो पीएनजी है, पाइपलाइन सप्लाई है, अडानी जी की है। अच्छा, हम लोग कल सुबह जा रहे हैं मॉल में, जाके इलेक्ट्रिक चूल्हा खरीद रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमारी मान लीजिए ये पीएनजी बंद कर दी तो उसके बाद हम कैसे अपने घर का खाना बनाएंगे, क्योंकि गैस अगर होगी नहीं, अब वो केरोसिन के स्टोव तो हमारे पास है नहीं, चूल्हा तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक एक स्टोव वो लेके आएंगे जिससे कि हमारे यहाँ कम से कम खाना चल जाए। लेकिन ये स्कैरेसिटी को क्रिएट किया जा रहा है। इसका सबसे पहला असर भारत में गैस सप्लाई पर दिखने लगा। भारत अपनी गैस जरूरत का लगभग आधा हिस्सा
आयात करता है। इसका बड़ा हिस्सा कतर और खाड़ी देशों से आता है। युद्ध के कारण सप्लाई चेन बाधित हो रही है और कई शहरों में गैस की कमी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। आज हमारे देश के कई हिस्सों से बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आई है, बेहद ही दुखद। एलपीजी गैस के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे रहे, खड़े रहे, अपने बारी का इंतजार करते रहे। किसी को बमुश्किल गैस मिली तो कोई लाइन में ही खड़े खड़े बेहोश हो गया, गिर पड़ा, मूर्छित हो पड़ा। और ठीक इसी समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए व्यस्त थे। देश में आपदा आई है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को हमेशा आपदा में अवसर मिल ही जाता है, ढूंढ ही लेते हैं। गैस महंगी होती जा रही है, कई जगहों पर तो मिल भी नहीं रही है, मगर खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है जैसे हमारे देश में कोई मंत्री हो ही नहीं, प्रधानमंत्री हो ही नहीं। अब यही सूत्र प्रधानमंत्री हैं, अब यही सूत्र पेट्रोलियम मंत्री हैं और यही सूत्र सारे मंत्री हैं। सूत्र ही उन्हीं के हवाले से अब देश की जनता को बताया जाएगा कि उनके लिए क्या हो रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया बैठी है जो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक कह देगी। मास्टर स्ट्रोक हो रहा है, हर जगह सब कुछ सही है और देश के प्रधानमंत्री आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, चुनाव प्रचार में व्यस्त है। अब आप ही समझिए कि कितने जिम्मेदार प्रधानमंत्री को बैठाकर प्रधानमंत्री बनाया गया है। मणिपुर जल रहा था तब भी चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोविड लॉकडाउन चल रहा था, गैस सिलेंडर नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में लगे थे, और आज एलपीजी सिलेंडर के लिए कभी पैसों के लिए लाइन में लगा देते हैं, कभी एलपीजी सिलेंडर के लिए, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। ये सूत्रों के हवाले से चलने वाली सरकार है, आपदा में अवसर देखने वाली सरकार है, चुनाव में व्यस्त रहने वाली सरकार है। जनता का क्या? शुक्रिया। होटल और रेस्टोरेंट उद्योग इस संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति देरी से हो रही है और कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। कस्टमर तो हमें वही रेट दे रहा है जो है रेट हमारे मेनू कार्ड पे। हमारी समस्या कौन समझेगा? खाली कर दी मैंने, पूरी दुकान खाली कर दी। ये देखो कैमरा दिखाओ इधर, खाली कर दी। कल तक गाड़ी आ जाएगी, कल तक निकल जाऊँगा यहाँ से। पूरी दुकान मैंने इसलिए खाली करिए, कमर्शियल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, किसी बिना पे तो मैं कर रहा हूँ खाली। हमारी अपनी होती तो हम समझ लेते, थोड़ा कोऑपरेट कर लेते। अपनी नहीं है, रेंट की दुकान है, रेंट है दुकानों का, लेबर भी होती है, हम भी हैं, और फिर महंगाई इतनी है, आप समझ रहे हो ना। अभी जो हम पे स्टॉक रखा था कमर्शियल का, वो अब ख़त्म होने वाला है। अब हम भी सोच रहे हैं कहाँ से लाए, कैसे लाए। तो जहाँ तक हमें भी आसपास की दुकान से देखने आ रही है कि उनकी दुकानें बंद हो गई, उन्होंने बंद कर लिए क्योंकि उनके पास सिलेंडर नहीं था। तो अब हमें भी लग रहा है कि हमारी भी ऐसी नौबत आने वाली है बहुत ही जल्द, क्योंकि सिलेंडर जो हमसे कमर्शियल लेते थे वो कह रहे भैया नहीं है हम पे, हमने बहुत जगह देख लिया, हर जगह पता कर लिया, ब्लैक में हो चाहे कैसे भी हो, सिलेंडर का हमें कहीं से जुगाड़ नहीं दिख पा रहा है। हमें तो सिलेंडर चाहिए, क्या है महंगा हो या सस्ता हो। अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा कोई से भी तो हमारा तो काम बंद हो जाएगा। 15 लड़के काम करना कहाँ से देंगे इनका पैसा? बुरा हाल है, क्योंकि जो सिलेंडर हमारे 4 यूज होते थे, इस वक्त तो वो सिलेंडर 1 मिल रहा है, हमें 1 सिलेंडर से काम करना पड़ रहा। बस सरकार से ये कहना चाहेंगे सिलेंडर को सस्ता किया जाए, हमारी परेशानियों को समझा जाए। बहुत ज्यादा मिल ही नहीं रहे सिलेंडर, 2 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहे सिलेंडर। वह आज का कोटा मेरे पास है, कल से पता नहीं मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बंद कर देंगे। उसका क्या कर, लेबर को देना पड़ेगा, कहीं से भी लाके उनको खाना तनख्वाह तो देना पड़ेगा, नहीं तो चले जाएंगे तो फिर काम कैसे करेंगे आगे हम। लेकिन हुजूर, असली चिंता केवल गैस तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की खेती पर भी पड़ सकता है। भारत हर साल करोड़ों टन यूरिया और अन्य उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। इनमें से बड़ी मात्रा खाड़ी देशों से आयात होती है और ये सप्लाई भी उसी मार्ग से आती है जो अभी बाधित है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है और कंपनियों में जिम्मेदारी होती है, हमेशा सिनेरियो प्लेइंग करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, हमेशा कुछ सोचते हैं। अगर लड़ाई की स्थिति है, इसके क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, लड़ाई कब हो सकती है, कहाँ। तो जियोपॉलिटिक्स का जो एक आकलन करने का काम सरकार की जिम्मेदारी होती है। उसमें तय करते हैं कि इससे ये मुश्किल हो सकती है, वो मुश्किल हो सकती है, जनता को ऐसी परेशानी हो सकती है, फॉरेक्स में ये परेशानी होगी, इस हद पे ये इन्फ्लेशन में ये जोर पड़ेगा, ये सब देखना पड़ता है। तो अगर आप सरकार ठीक चला रहे हैं तो आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी।
और आपके पास तरीके होने चाहिए थे कि ये ऐसी स्थिति न हो पाए। चाहे वो अपनी डिमांड काट के करिए, आप लोग नेतृत्व से शास्त्री जी ने किया था, आप नेतृत्व से करिए, या सप्लाई ठीक करिए, उसको मैनेज ठीक से करिए। लेकिन इसका जो एक मैनेजमेंट है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, और ये हमारी शिकायत 11 साल से रही है। ये सरकार एक इमेज बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। पहले भी मैंने शायद इसी आपकी किसी बातचीत में कहा था कि हमारी किताब जो सरकार चल रही इस तरह से, वो कवर पेज की सरकार है, अंदर के पन्ने खाली हैं। और ये लगता है ऐसा ही कि उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया, कि उन्होंने सोचा नहीं कि इससे क्या होगा, और इसलिए हमारे पास ऐसी मुश्किल हुई कि पेट्रोल स्टेशन पर लाइनें लंबी हो गई हैं देश में। हम सिर्फ अकेले हम नहीं है, वियतनाम में हुई है, तमाम जगहों से जिक्र आ रहा है फिलीपींस का, और जहां की चर्चा हमने देखी है, तमाम देशों में ये बात हो रही है। जो इंपोर्ट करते हैं तेल, वो लाइनें लंबी हो रही हैं। जहां गैस है, वहां गैस की मुश्किलें जैसे अपने यहाँ है, एलपीजी और पीएनजी वगैरह की जो है। तो इसकी प्लानिंग हमेशा करनी पड़ती है। इसका कोई इमीडिएट सवाल जो होता नहीं है। इमीडिएट तो जैसे स्वामी साहब ने कहा कि उन्होंने खरीद लिया चूल्हा उसका, लेकिन इसका सुझाव, इसका तरीका था क्या? अभी भी जो सिनेरियोज हैं उसमें अगर लड़ाई चलती है तो 150 तक पहुंचने की उम्मीद है, और अगर लड़ाई ज्यादा चलती है तो 200 भी हो सकता है। लेकिन आपने अभी देखा कि ट्रंप ने कल ही परसों बात की थी कि हम इतनी ऐसी बुरी तरह से हमला करेंगे कि उनको अंदाज लगेगा नहीं क्या हुआ। और उसके बाद करीब 20 घंटे पहले उन्होंने कहा कि हम लड़ाई बंद करना चाहते हैं, क्योंकि जितना हम चाहते थे उतना हम कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो हमला किया इसलिए कि सिस्टी विटकॉफ और जेरेड कुश्तर ने बताया था कि वहां ईरान हम पे हमला कर सकता है, उससे हमला कर दिया। तो उनके लिए मजाक सा था। ये कहाँ से बोल रहे थे? गोल्फ कोर्स से। तो गोल्फ कोर्स की इमेज आप लीजिए, और ईरान पर बमबारी की इमेज लीजिए, वहाँ स्कूल में बच्चों के मरने की इमेज लीजिए, तमाम अपार्टमेंट बिल्डिंग खत्म होने की इमेज लीजिए। तो वो गोल्फ कोर्स जो है वो अमेरिका है, और ये बाकी दुनिया। तो जिस तरह से ट्रंप खेल रहे हैं उसमें तमाम चीजें, उनका कोई मतलब नहीं है। अगर युद्ध के कारण जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसका सीधा असर किसानों और आने वाली फसलों पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये संकट लंबा चला तो भारत में खाद की कमी और कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप चेंज अभी ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है उसके परिप्रेक्ष्य में लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, ऐसा हमारा केस नहीं है। हमारा केस हमारे ही परिप्रेक्ष्य में लीडरशिप चेंज होना चाहिए। लीडरशिप नहीं, गवर्नमेंट ही चेंज होना चाहिए। ये हमारा सवाल है। क्या हम ये कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की सरकार और जिस तरह का इकोसिस्टम संघ परिवार ने पूरे देश में पिछले 12 साल में बनाया है, वो इकोसिस्टम हमको अंदर से भी खोखला कर रहा है। और जब बाहर से इस तरह की समस्याएं आ रही है तो उसके लिए भी इनके पास कोई जवाब नहीं। तो मैं समझ सकता हूं कि अगर बाहर की समस्याएं हमारी अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमारे हाथ में वो फैक्टर्स नहीं रहते, लेकिन एक ऐसी सरकार देश में होनी चाहिए जो अंदर के जो प्रश्न है, अंदर की जो समस्या है उसका निराकरण कर पाए। लेकिन यहाँ पर समस्याओं का निराकरण करना तो दूर, देश में अंतर्गत जो समस्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ी है पिछले 12 साल में। सोशल फैब्रिक पूरी तरह से तार-तार हो गया है, इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। तो अंदर तो क्राइसिस इन्होंने 12 साल में क्रिएट किया ही है। अब ऐसी स्थिति में जब बाहर से कोई क्राइसिस हमारे तरफ आता है तो उसको हम कैसा फेस करेंगे? हमारे पास तथाकथित जो इनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, किस तरह की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है आपके पास? क्या है आपके पास? ऐसी एक चीज बताइए। भारत के पास ऐसी एक चीज है जो जिसके लिए पूरी दुनिया भारत पर डिपेंडेंट है, एक बताइए। ताइवान जैसा देश है, उसके ऊपर पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। वो माइक्रोचिप्स बनाते हैं। हर एक देश का अपना अपना, मतलब ज्यादातर देश जो विकसित देश है उनमें हर एक देश की अपनी अपनी कोई खासियत है जिसके लिए दुनिया उन पर निर्भर करती है। हमारे ऊपर दुनिया किस चीज के लिए निर्भर करती है बताइए? 2014 तक भी ऐसी कोई चीज हमारे यहाँ नहीं बनती थी। मतलब ये किसी का कहना ये नहीं हो सकता कि मोदी जी आने के बाद ये समस्या हुई है, ऐसा नहीं है।
ये मोदी जी आने से पहले से ही समस्या है। कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं थी उस समय भी जिसके लिए दुनिया हमारे ऊपर डिपेंड करती थी, और वो लिवरेज उसका हम इस्तेमाल करके हम अपनी बात दुनिया के सामने ताकत के साथ रख सकते थे। ऐसी कोई भी चीज हमारे पास उस समय भी नहीं थी और मोदी आने के बाद भी नहीं है। लेकिन उस समय क्या था? उस समय हमारे पास एक मॉरल अथॉरिटी थी। भारत एक मॉरल लीडरशिप के रूप में दुनिया में जाना जाता था। हम बहुत सारे देशों का नेतृत्व करते थे। हमारी बात की अहमियत थी, हमारी बात को वजन था। अब पिछले 14 साल में वो भी हमने गंवा दिया है, और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मोदी सरकार है। और जो भी हमारे संघ परिवार की जो आइडियोलॉजी है, वो जिस तरह से उन्होंने अनफोल्ड की है पूरे देश में, जिस तरह का वातावरण बनाया है, उसके चलते हमारी इंटरनल मॉरल अथॉरिटी भी खत्म हो गई है और एक्सटर्नल मॉरल अथॉरिटी भी खत्म हो गई है। इसके अलावा तेल की कीमतों में भी बड़ा उछाल आ सकता है। भारत अपनी लगभग 85% तेल ज़रूरत आयात से पूरी करता है। अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। लोकसभा में टाइम वेस्ट हो रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको एक साइड में रखते हैं। पहले ये बताइए कि जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो रहा है उसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका जवाब कौन देगा? तो देखिए, ऐसा है ना कि जस्ट ये ईरान के ऊपर अटैक होने से जस्ट पहले मोदी जी इजरायल में थे, तो इसका मतलब उनको पता था अच्छे से। अब क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास, कोई सर्जन के पास कोई पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर उसको प्रेफर करता है कि वो सारी स्थिति बताए, ताकि उस पेशेंट को बाद में इस बात का झटका ना लगे कि मुझे बात पता नहीं थी, इसीलिए उसका दिल बैठ जाए। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 12 साल में बताया ही नहीं गया है कि स्थिति क्या है, तो हालत इसलिए खराब होती जा रही है। और हमारा मीडिया भी महान है, वो तो बताएगा ही नहीं। वो लाइन तो इनफैक्ट कभी कभी तो लगता है कि वो सरकार से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता है, वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रोक के बैठा रहता है। तो जब आप बता नहीं रहे लोगों को, 3 दिन पहले ये बात हो गई कि सबसे पहले शुरू हुआ बेंगलोर में, कमर्शियल गैस का क्राइसिस शुरू हो गया, फिर चेन्नई में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, अब दिल्ली में भी हो गया। उसके बाद एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात होती है। कमाल है, मतलब क्राइसिस क्रिएट हो गई। और अखिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, ये तो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है 3 महीने की। तो आप ये बताइए ना कि जो 3 महीने में आपकी जो एनर्जी बुकिंग हुई थी, उसका प्रॉब्लम कहाँ रुका हुआ है? आप कह रहे हैं कि अगर ये फॉरवर्ड ट्रेडिंग थी और आपका सारा एनर्जी हॉर्मुज से ही आने वाला है, तो इसका मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने मोदी जी के ऊपर डाला पूरा का पूरा कि आप इससे नहीं लेंगे, उससे नहीं चलिए, ईरान से तो पहले ही बंद करवा दिया था 6 साल पहले, रशिया से भी नहीं लेंगे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्राइसिस इंडिया पे आने वाला है वो इस बात से है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी एक सिचुएशन में पड़े हुए हैं। उनको मेडल पहनाया गया है, पता नहीं मेडल है या क्या, गले में डाला क्या गया है, ये समझ में नहीं आता है। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगती है ना, मैं आज एक और चीज देख रहा था। देखिए क्या है ये कनेक्शन, क्या मैं जानना चाहता हूं। आई गॉट रियली इंटरेस्टेड। 1977 से 79 में आरएसएस सपोर्टेड जनसंघ पावर में होती है, ईरान क्राइसिस होता है। 1989-90 में बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट होती है, इराक क्राइसिस होता है फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद 1999 से 2004 के बीच में बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, इंडिया की गवर्नमेंट होती है, तो गल्फ क्राइसिस, सेकंड इराक क्राइसिस हो जाता है। और अब इनकी सरकार है इंडिया की, तो फिर मतलब एक क्राइसिस खड़ा हो गया है, तो एनर्जी क्राइसिस। मतलब इनका रिलेशनशिप क्या, इनको मतलब राइट विंग के बारे में पता तो होगा, ये राइट विंग है तो इनको पता तो होगा कि होने क्या वाला है दुनिया में। कमाल करते हैं ये लोग कि पूरा का पूरा कहानी हो गई, देश के लोगों को बताया नहीं कि ये क्राइसिस में पड़े हुए हैं हम, और मतलब पूरी तरह से हम एक स्लिपरी स्लोप पे नीचे जाते जा रहे हैं। हमें बताया जा रहा है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, कैसे हो गई है, कहां जा रहे हैं हम किस गड्ढे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये बात बता क्यों नहीं रहे हैं? तेल महंगा होने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, पेट्रोल डीजल महंगा होना, परिवहन महंगा होना और अंत में हर चीज़ की कीमत बढ़ जाना। यानी इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ेगा।
यही वजह है कि एक्सपर्ट अब भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पश्चिम एशिया की जटिल राजनीतिक में संतुलन खो दिया। भारत ने इजराइल के साथ रणनीतिक रिश्ते तेज़ी से बढ़ाए और अमेरिका के साथ भी सैन्य और राजनीतिक साझेदारी मजबूत की। लेकिन उसी समय भारत की ऊर्जा और उर्वरक ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा ईरान और खाड़ी क्षेत्र से आता है। ऐसे में अगर उस क्षेत्र में युद्ध भड़कता है जो चल रहा है तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता दोनों खतरे में पड़ सकती है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर का प्राइस 60 रुपया बढ़ा और कमर्शियल प्राइस 119 रुपया बढ़ा। आज कुकिंग ऑयल 170 रुपया पर लीटर जाके पहुंचा है। और दाल चावल कुछ भी आप सोचिए, वेजिटेबल्स जो खाने का कोई भी सामग्री हो या फिर सोना हो या फिर तेल हो, किसी चीज का दर नियंत्रण करने में सरकार संपूर्ण रूप से विफल हुआ है और कोई पॉलिसी नहीं है सरकार का। अगर इंटरनेशनल इवेंट से हम ऐसे प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब है सरकार के पास कोई ऑयल सिक्योरिटी का पॉलिसी नहीं है, कोई फूड सिक्योरिटी का पॉलिसी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई ठोस इकोनॉमिक पॉलिसी भी नहीं है, जिसके चलते कुछ भी इवेंट बाहर में देश में होता है इसका प्रभाव देश में पड़ता है। सरकार होर्डिंग प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत को 3 बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। समझिएगा ये संकट। पहला, ऊर्जा संकट, तेल और गैस की कीमतों में तेजी बढ़ोतरी। दूसरा, कृषि संकट, उर्वरक की कमी से फसल उत्पादन प्रभावित होने का खतरा। और तीसरा, आर्थिक संकट, महंगाई बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव। इसलिए ये सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सवाल बन चुका है। अगर भारत को भविष्य में ऐसे संकटों से बचना है तो उसे अपनी ऊर्जा उर्वरक आपूर्ति के स्रोतों की विविध बनाना होगा और पश्चिम एशिया की राजनीति में संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी होगी। पैसा ले लो हाथों में तो तेरा कौन भूल गया। क्योंकि आज जो संकट दिख रहा है वो केवल एक युद्ध का असर नहीं बल्कि ये उस रणनीति की परीक्षा है जिस पर भारत की विदेश नीति है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, विश्व गुरु क्या कर रहे हैं? विश्व गुरु क्यों खामोश हैं? नमस्कार।